हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की सबसे पॉपुलर हॉरर मूवी कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट को। इस मूवी की स्टोरी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है जिसने अपने टाइम पर दुनिया में काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस मूवी को डायरेक्ट करा है माइकल कैविस ने, जिन्होंने द कर्स ऑफ ला लोरना मूवी का भी डायरेक्शन करा था। एंड इस मूवी को कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज ने काफ़ी हाइप करा हुआ है कि ये मूवी अभी तक की कॉन्जरिंग सीरीज की सबसे डरावनी मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो हुए इस मूवी से रिलेटेड कुछ साइड फैक्ट्स। अब आते हैं मुद्दे पर और स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है 1981 में, जहां हम एड और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जो डेविड ग्लेड्सल नाम के एक 8 साल के लड़के का एग्जॉर्सिज्म करने आए हुए थे। एंड इनके साथ उनका कैमरामैन भी था ड्रू, जो इस एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड करने के लिए उनके साथ वहीं आया हुआ था। तो यहाँ डेविड के साथ उसकी पूरी फैमिली होती है, जिनमें उसकी मॉम, डैड, उसकी बहन डेबी और उसका बॉयफ्रेंड आर्ने मौजूद थे। अब एड और लॉरेन एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करने के लिए फादर गॉर्डन का वेट कर रहे थे, जो अभी तक वहाँ नहीं आए थे। तब तक के लिए डेविड को उसके रूम में सोने दे दिया जाता है। थोड़ी देर बाद फादर गॉर्डन भी वहाँ आ जाते हैं और यहाँ डेविड सोने की कोशिश करता है, पर उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डीमन ये सब कर रहा है। इन सब से डेविड जोर जोर से चीखने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके डैड ऊपर आते हैं और उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि डेविड ऑलरेडी पोजेस हो चुका था। एंड जैसे ही उसके डैड उसके पास जाते हैं, वो उन्हें भी घायल कर देता है। एंड इसके बाद एड डेविड को उठाकर नीचे लेकर जाता है, जहाँ वो डीमन दीवारों के ऊपर स्क्रैच बनाता हुआ जाता है। खैर, इसके बाद ये लोग एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं, पर वो जो भी कर रहे थे वो सब काम नहीं कर रहा था। एंड वो डीमन डेविड को और बुरी तरह से अपने कब्जे में लेता जा रहा था। एंड इसी बीच डेविड एड पर हमला कर देता है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने डेविड को पकड़कर डेमन से डेविड के बदले खुद का सौदा करता है एंड बोलता है कि डेविड को छोड़ दो और मुझे ले लो। एंड डेमन ये सौदा कबूल कर लेता है और डेविड को छोड़ देता है। पर यह चीज होते हुए सिर्फ एड ने देखी थी, पर उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था। एंड बाकी लोगों को लगा था कि डीमन वहां से चला गया, जबकि डीमन ने तो सिर्फ बॉडी एक्सचेंज करी थी। तो ये तो था मूवी का इंट्रो, जहां हमें स्क्रीन पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिन पर लिखा था कि एग्जॉर्सिज्म डेविड पर ही खत्म हो जाना चाहिए था, पर डेबी के बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन के लिए ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एंड आगे लिखा होता है कि इस केस की वजह से एड और लॉरेन देश भर में एक सबसे डिमोनिक डिस्कवरी के लिए फेमस हो गए थे। तो इसके बाद एड को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में है और उसको अभी भी होश नहीं आया है। दूसरी तरफ डेविड और आर्ने एक साथ एक कैनल के ऊपर रहते थे, क्योंकि डेबी वहीं नीचे काम करती थी, जहाँ का मैनेजर था ब्रूनो सोल्स। अब शाम को ये दोनों डेबी के घर जाते हैं, जहाँ अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, पर सिर्फ डेबी और उसकी फैमिली के लिए। आर्ने के लिए तो चीजें अब शुरू होती हैं, जहाँ उसे घर में एक अजीब सी औरत दिखाई देती है, जिससे आर्ने काफी डर जाता है। और इसके बाद वो औरत उसे कॉन्स्टेंटली दिखने लगती है जब वो काम कर रहा होता है। एंड अब आर्ने की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो कार लेकर कैनल पर पहुंच जाता है, जहाँ के कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में एड को होश आ जाता है एंड वो उठते साथ लॉरेन को ये बताता है कि डीमन अभी गया नहीं है, वो आर्ने के अंदर है। लॉरेन ये बात सुनते ही पुलिस को कॉल मिलाती है और उन्हें बताती है कि कैनल पर कुछ गलत होने वाला है। एंड वो काफी हद तक सही भी थी। यहाँ कैनल पर आर्ने जैसे ही अंदर जाता है, उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। वहाँ ब्रूनो डेवी के साथ डांस कर रहा था, पर आर्ने को वो एक डीमन के रूप में दिख रहा था। एंड वो आर्ने को देखकर उस पे पास आता है, उस पर हमला करने, पर आर्ने उसे चाकू मारकर मार डालता है। पर असलियत में उसने डीमन को नहीं मारा था, बल्कि ब्रूनो को मारा था। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और रोड पर ऐसे ही चलता जाता है, जहाँ पुलिस वालों से देखता है और उसे देखते ही वो जान जाता है कि कुछ तो कांड हुआ है। पुलिस उसे अरेस्ट करके कैनल पर जाती है, जहाँ उन्हें ब्रूनो की डेड बॉडी मिलती है। एंड आर्ने ने उस पर 22 बार चाकू से वार किया था। इसके बाद पुलिस कस्टडी में एड और लॉरेन डेबी के साथ आर्ने से मिलने जाते हैं, जहां आर्ने बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पर डेबी बताती है कि जिस टाइम आर्ने ने ब्रूनो का मर्डर किया, उस टाइम वो आर्ने नहीं था, बल्कि उसके अंदर कोई और था। खैर, इसके बाद आर्ने की कोर्ट में पेशी होती है, जहां आर्ने की वकील जज को बताती है कि मर्डर के टाइम आर्ने पोजेस था, पर कोर्ट सिर्फ उसके कह देने से तो मानने वाली थी नहीं। कोर्ट बिलीव करती है सबूतों पर। तो अब एड और लॉरेन आर्ने को बचाने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अब यहाँ हमें इन सब चीजों की स्टार्टिंग कैसे और कब हुई ये दिखाया जाता है। यहाँ 5 महीने पहले डेविड की फैमिली इस न्यू घर में शिफ्ट हुई थी एंड यहाँ डेविड को एक वाटर बेड मिलता है,
जिस पर डेविड मजे से खेलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे उस बेड में से एक हाथ दिखाई देता है एंड देखते ही देखते वो हाथ बेड से बाहर निकलकर डेविड पर हमला कर देता है। डेविड घर वालों को इस बारे में बताता है पर उन्हें लगता है कि ये सब डेविड की सिर्फ कल्पना है, जैसा कि बच्चे अक्सर करते हैं। तो प्रेजेंट में एड और लॉरेन उसी रूम में जाते हैं जहां वो बेड था एंड जब वो वहां का फ्लोर देखते हैं तो उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी बाकी एरिया के मुकाबले। तो लॉरेन नीचे बेसमेंट में जाकर उस एरिया को चेक करती है जहां उसे काले जादू से रिलेटेड एक टोटम मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि डेविड पर किसी ने कर्स किया था एंड अब वो कर्स आर्ने के ऊपर है। लॉरेन उस टोटम की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन में भेज देती है ताकि उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके बाद वो फादर गॉर्डन के पास जाती है जहाँ फादर उन्हें एक आदमी के बारे में बताते हैं जो पहले प्रेस्ट था एंड वो इस मामले में इनकी मदद कर सकता है, जिसका नाम था कैसनर। तो ये लोग उससे मिलने उसके घर जाते हैं जहाँ कैसनर इन्हें अपना वियर्ड और डिमोनिक कलेक्शन दिखाता है। एंड गाइस आपको तो पता ही होगा कि एड और लॉरेन के पास भी ऐसा ही कलेक्शन है। एड और लॉरेन कैसनर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं पर यहाँ कैसनर इन दोनों की कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाता। सीन चेंज होता है जहां हम उसी औरत को देखते हैं जो आर्ने को दिख रही थी एंड वो आर्ने की फोटो के साथ कुछ रिचुअल कर रही थी। अब जैसे ही रिचुअल स्टार्ट होता है वो डीमन फिर से आर्ने को पोजेस करने उसके पास पहुंच जाता है पर यहाँ गार्ड्स उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ एड और लॉरेन अभी भी सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे एंड इसी के चलते वो डेनवर्स पहुंच जाते हैं जहाँ वो सार्जेंट कायले से मिलते हैं एंड वो बताता है कि 4 महीने पहले कैटी और जेसिका नाम की 2 लड़कियां अचानक गायब हो गई थी एंड कुछ दिन बाद कैटी की डेड बॉडी मिली थी एंड उस पर भी 22 बार चाकू से वार किया गया था, सेम जैसे आर्ने ने ब्रूनो के साथ किया था। पर जेसिका अभी भी लापता है। इन दोनों केसेस में एक और कॉमन चीज थी कि जेसिका के घर से भी पुलिस को सेम वैसा ही टोटम मिला था जैसा लॉरेन को डेविड के घर से, जिसका मतलब था कि जेसिका पर भी कर्स किया गया था। यहाँ कायले इससे ज़्यादा डिटेल अब एड और लॉरेन को देने से मना कर देता है और लॉरेन उसे एक ऑफर देती है कि वो जेसिका को ढूंढेगी एंड उसके बदले वो कैटी और जेसिका के केस की पूरी फाइल उन्हें देगा। तो ये तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ कैटी की डेड बॉडी मिली थी। लॉरेन अपनी पावर्स का यूज करके जेसिका से बात करती है जहाँ उसे पता चलता है कि जेसिका भी पोजेस थी एंड उसी ने कैटी को मारा था एंड उसको मारने के बाद उसने उसी पहाड़ी से नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया था। एंड ये सब सुनते सुनते लॉरेन भी उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है एकदम कॉर्नर पर तभी वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है जहां एड उसे वार्न करता है वहीं रुकने को। लॉरेन रुक जाती है पर तभी पहाड़ी के नीचे से एक हाथ लॉरेन को नीचे खींच लेता है पर एड सही टाइम पर पहुंचकर लॉरेन को बचा लेता है। इसके बाद पुलिस उस पहाड़ी के नीचे जो रिवर थी उसमें जेसिका की बॉडी की तलाश करती है एंड थोड़ी देर बाद उन्हें वो उसकी बॉडी मिल भी जाती है। तो जैसा कि डिसाइड हुआ था सार्जेंट काइली एड और लॉरेन को उस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स दे देते हैं एंड वहां से निकलकर एड और लॉरेन अपने होटल में जाते हैं जहां डेबी उन्हें कॉल करके बताती है कि आर्ने अभी भी पोजेस्ड है एंड वो डीमन उसे सुसाइड करवाना चाहता है। अब यहाँ तक एड और लॉरेन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों का कनेक्शन कहाँ से है। तो ये लोग जाते हैं मॉर्ग में जहाँ जेसिका की डेड बॉडी थी एंड लॉरेन जेसिका की बॉडी के थ्रू इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी। तो वो जेसिका का हाथ पकड़कर उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ वो औरत की रिचुअल कर रही होती है जो कि एक अंडरग्राउंड टनल थी एंड लॉरेन देखती है कि रिचुअल चालू हो चुका था, जिसका मतलब था कि डीमन आर्ने के पास पहुंच गया होगा। इधर जेल में फादर ने आर्ने की सेफ्टी के लिए उसे एक होली वाटर की बोतल दी थी जिसे तोड़कर वो उसी के कांच से अपनी जान लेने वाला था, पर लॉरेन सही टाइम पर उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद वो उसी औरत से फेस टू फेस होती है जो ये सब कर रही थी एंड उसने लॉरेन को अपने साथ वहीं फंसा लिया था, जिसका मतलब था कि वो खुद से वहां से नहीं जा सकती थी। एंड इसी बीच यहाँ मॉर्ग में एक डेड बॉडी उठकर लॉरेन की तरफ आती है पर एड लॉरेन और जेसिका का कनेक्शन तोड़ देता है जिससे वो वहां से बच जाती है। यहाँ से निकलकर एड और लॉरेन अपने घर जाते हैं। यहाँ डेबी और ड्रू उन्हीं का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर जेसिका की केस की फाइल स्टडी करने लगते हैं एंड इसी के साथ ड्रू अपने साथ एक विच क्राफ्ट की बुक भी लाया था जिसमें इस रिचुअल के बारे में कुछ चीजें बताई हुई थी कि इस रिचुअल में 2 ह्यूमन सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, एक मर्डर करके और एक सुसाइड करके। एंड सेम चीज यहाँ भी हो रही थी जहाँ जेसिका ने कैटी का मर्डर करके खुद सुसाइड कर ली थी एंड आर्ने ने भी ब्रूनो का मर्डर करके सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये चारों मिलकर इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे थे कि तभी अचानक से एड बेहोश हो जाता है एंड जब उसे होश आता है तो वो अपने ही घर में था पर उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ थी तो वो ओल्ड लेडी जो सब पर कर्ज कर रही थी। एड जैसे ही उसके पास जाता है वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है
एंड उसके सामने वो डेड बॉडी आ जाती है जिसने मॉर्ग में लॉरेन पर हमला करा था। एंड वो डेड बॉडी एड पर भी हमला करती है। एड भी उसे मारने की वाला होता है कि तभी ब्रू उसे रोक देता है, क्योंकि जिसे वो मारने जा रहा था वो कोई डेड बॉडी नहीं थी, वो लॉरेन थी। एंड ये सब उसी औरत के कर्ज की वजह से हुआ था। एंड एड को इसका अंदाजा लग जाता है तो वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और वो कर्ज वाला टोटम ढूंढने लगता है। एंड थोड़ी देर में उसे अपने फ्लावर वास में से वो कर्ज वाला टोटम मिल भी जाता है। एंड इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि एड भी कर्ज हो चुका है। एंड जल्द ही वो लॉरेन को भी मार के खुद सुसाइड कर लेगा अगर इस कर्ज को रोका नहीं गया तो। इसी के लिए लॉरेन वो विचक्राफ्ट वाली बुक को लेकर कैसनर के पास जाती है। एंड यहाँ एड ड्रो के साथ मिलकर क्लूज ढूंढने लगता है ताकि उस कर्ज वाली जगह का पता लगाया जा सके। एंड थोड़ी देर में एड को पता लग जाता है कि ये जगह कौन सी थी। एंड एड तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन बुक लेकर कैसनर के पास पहुंच जाती है, जहाँ कैसनर उसे रिचुअल की पूरी डिटेल्स बताता है कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए 3 लोगों का सैक्रिफाइस चाहिए होता है, द चाइल्ड, द लवर एंड द मैन ऑफ गॉड। एंड हम जान चुके थे कि ये तीनों कौन थे। चाइल्ड था डेविड, लवर थी जेसिका एंड मैन ऑफ गॉड था एड। एंड डेविड का कर्ज तो आर्ने पर पास हो चुका था एंड जेसिका ऑलरेडी मर चुकी थी एंड अब बचा था तो सिर्फ एड। ये सब बताने के बाद कैसनर लॉरेन को अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ उसे बताता है कि वो बिना किसी को बताए एक लड़की को पाल रहा था जिसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी एंड उसका नाम था ईसला। एंड ये वही लड़की थी जो ये सब रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। दरअसल जब कैसनर इस कल्ट पर काम कर रहा था तब ईसला भी उसे देखकर इस कल्ट से अट्रैक्ट हो गई। एंड इसके बाद कैसनर लॉरेन को उसके कर्ज वाली जगह के बारे में बताता है जो कि एक टनल में थी एंड वो उसे टनल में भेज देता है। पर तभी वहाँ ईसला आ जाती है एंड वो अपने ही डैड का गला काटकर उसे मार देती है। यहाँ लॉरेन टनल में से होते हुए उस कर्ज वाली जगह पर पहुंच जाती है, पर उससे पहले ईसला वहाँ मौजूद होती है। एंड दूसरी तरफ एड भी वहाँ पहुंच जाता है एंड लॉरेन की चीखने की आवाज सुनकर उसे एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है जो उसके नीचे ही थी। एंड वो तुरंत लॉक तोड़कर नीचे पहुंच जाता है। वहीं ईसला लॉरेन को मारने भी वाली होती है कि तभी लॉरेन एक पत्थर से ईसला पर वार करती है एंड वहां से भाग जाती है। पर ईसला दोबारा रिचुअल शुरू कर देती है जिससे आर्ने और एड दोनों पोजेस हो जाते हैं। एंड यहाँ एड एक हथौड़ा लेकर लॉरेन के पीछे पड़ जाता है एंड वहाँ आर्ने हवा में लेविटेट होकर खुद को मारने की कोशिश करता है, पर सही टाइम पर डेबी उसे बचा लेती है। एंड एड भी लॉरेन को मारने ही वाला होता है कि तभी लॉरेन उसे उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में याद दिलाती है, जिससे एड का पोजीशन टूट जाता है एंड लॉरेन के बजाय वो उस कर्ज वाली जगह को हथौड़े से तोड़ देता है। पर ईसला ने तो रिचुअल पूरा करने की कसम खा रखी थी तो वो डेविल को अपनी ही सोल दे देती है एंड इससे इन सब चीजों पर रोक लग जाती है एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब एड ईसला की रिचुअल वाले कप को अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। और रही बात आर्ने की, तो कोर्ट में उसके फेवर में ज्यादा कुछ तो नहीं हो पाया एंड उसे 10 से 20 साल की सजा सुनाई गई, पर वो सिर्फ 5 साल तक जेल में रहा एंड इसके बाद उसने डेबी से शादी कर ली। मूवी के लास्ट सीन में एड लॉरेन को उनकी फर्स्ट मीटिंग वाली जगह पर लेके जाता है एंड इसके बाद हमें उनकी रियल फोटोज दिखाई जाती है एंड रियल डेविड गेट्सल के एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाती है एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करें इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, तो मूवी की शुरुआत तो रियल केस के हिसाब से ही हुई थी, पर एंड होते होते इसकी स्टोरी रियल केस से कहीं और ही चली गई थी। जहां मूवी को इस केस के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, वहां मूवी मेनली आर्ने के पोजीशन के पीछे की वजह पर ज्यादा फोकस रही, क्योंकि एक हॉरर मूवी थी। वहीं बात करें इस मूवी के बेस रियल केस की, जिसका नाम था द ट्रायल ऑफ आर्ने चैनियल जॉनसन, ऑल्सो नोन एज डेविल मेड मी डू इट केस, जहाँ आर्ने ने अपने ही लैंडलॉर्ड को एक गर्मा गर्मी में हुई बहस के चलते मार दिया था। एंड उस टाइम वहाँ वो दोनों अकेले नहीं थे जैसा कि मूवी में दिखाया गया, बल्कि वहाँ और भी लोग थे। एंड कोर्ट में जब आर्ने के वकील ने डिमोनिक पोजेशन वाली बात की तो कोर्ट ने उसे सिरे से निकाल दिया एंड आर्ने को 10 से 20 साल की सजा सुना दी फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस में। पर आर्ने के अच्छे बिहेवियर के चलते उसे 5 साल बाद ही बेल मिल गई। इस मूवी को कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज की सबसे डरावनी मूवी कहा जा रहा था, पर मूवी देखने के बाद मुझे ये इसके पहले पार्ट से कुछ ज्यादा डरावनी नहीं लगी। बाकी अगर आपने भी ये मूवी नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, और अगर देख ली है तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको ये मूवी इसके पहले पार्ट्स के मुकाबले ज्यादा डरावनी लगी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल घोस्टिंग ओवरलॉर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।